अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल्स टू, V आपने प्रोवाइड कराया, ये टोटल V है और ये I है और ये टोटल रेजिस्टेंस है जिसको मैं RS से डिनोट कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये क्या है? टोटल वोल्टेज, टोटल पोटेंशियल जो भी आपने अप्लाई किया। I क्या है? टोटल करंट जो फ्लो हो रहा है सर्किट से। R क्या है? इन सारे रेजिस्टेंस का सम या कॉम्बिनेशन या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। ओके, तो देखो ध्यान दो, ये जो V है ये जब आपने प्रोवाइड कराया तो ये सब जगह अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ? V1 प्लस V2 प्लस V3, इस V से इसको V1 मिला, इसको V2 मिला, इसको V3 मिला, तो इन तीनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए? V के, है ना। अच्छा, V किसके इक्वल होता है? IR के। अच्छा, यहां पर जो V1 है वो किसके इक्वल होगा? IR1 के। इतनी जगह में देखो, यहां पर रेजिस्टेंस कितना है? R1 और यहां पर करंट कितना है? I और वोल्टेज V1 है ना। तो ये जो V1 है ये किसके इक्वल होगा? IR1 के। सिमिलरली V2 किसके इक्वल होगा? IR2। सिमिलरली V3 IR3। ठीक है यहां तक? अच्छा, अब इसके बाद इनमें से आपको I कॉमन आता हुआ दिखाई देगा, क्या बच जाएगा? ठीक है, इधर चल रहा है IR, I से I कैंसिल हो जाएगा, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सीरीज में वो इक्वल आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 के। यहाँ पर बच्चों मैंने 3 रजिस्टर लिए थे तो यहाँ पर 3 के सम के इक्वल आ रहा था। अगर यहाँ पर n रजिस्टर लिए होते, n मतलब 4 लेते तो क्या होता? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, और 100 लिए होते तो 100 तक जाता सर। तो यानी कि अगर n रजिस्टर लगे होंगे तो कहाँ तक आएगा? अप टू n, ठीक है। ये जो सम चलेगा वो कब तक? अप टू n रजिस्टर, या इसको अप टू n ना लिखकर जो कोई बच्चा लिखना चाहता हो Rn वो ऐसे लिख सकता है Rn, ठीक है। अगर आपने n रजिस्टर लिए होंगे, जितने भी लिए हो, मान लो 4 लिए हैं, है ना, कितने लिए हैं? 4 लिए हैं तो 4 तक जाएगा, 5 लिए हैं तो 5 तक जाएगा, 100 लिए हैं तो 100 तक जाएगा ये सम, ठीक है। अब यहां पर एक बात ध्यान से सुन लो, ये कॉम्बिनेशन कौन सा है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। इस सीरीज कॉम्बिनेशन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान से सुनो। करंट कैसा रहता है? बोलो। करंट इज सेम। वोल्टेज बताओ या पोटेंशियल डिफरेंस बताओ या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कुछ भी बोलो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड। और खास बात है कुछ? तो आंसर है हाँ। एक खास बात ये है कि ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर है ना सर, ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हमेशा या तो इक्वल होगा या उसके ग्रेटर होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता। मतलब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि मान लो आपके पास 3 रजिस्टर लगे हुए हैं सीरीज में, ठीक है। ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है और ये मान लो 1 ओम का है, ओके। अगर मैं आपसे पूछूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर बताओ क्या होगा, तो आप कहोगे R1 प्लस R2 प्लस इन तीनों का क्या कर दो सर? सम कर दो, ठीक है, कर दो। 2 प्लस 3 प्लस 1, आंसर कितना आया बोलो? 6 ओम। तो ये जो RS का आंसर आया है 6 ओम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो आंसर आया है, आप ध्यान से देखना, वो इस वाले से भी ग्रेटर है, इससे भी ग्रेटर है, और आया ना, ये जो आंसर आया है ये इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस थे उनकी सबकी वैल्यू से कैसा है? ग्रेटर।
ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर सीरीज के केस में किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से छोटा नहीं हो सकता, हमेशा कैसा होगा, ग्रेटर। अब सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हो रही है तो 2 रजिस्टर तो लोगे ही, और 2 रजिस्टर अगर आप लोगे तो हमेशा मैं ग्रेटर भी कह सकता हूँ, मतलब इक्वल टर्म ना भी कहूँ तब भी चलेगा। वैसे तो मैं ये कह रहा हूँ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसा होता है, या तो इक्वल होता है या ग्रेटर, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कम से कम 2 रजिस्टर तो लोगे ही, कॉम्बिनेशन बनाना है तो सिर्फ इक्वल ना कहकर सिर्फ हमेशा ये भी कह दूं कि आर एस की वैल्यू हमेशा कैसी होती है, ग्रेटर, दैट इज ओके। ठीक है, तो ये बात भी यहाँ पर नोट कर लेना कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है इन सीरीज इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जब भी बहुत सारे रजिस्टर या रेजिस्टेंस सीरीज में लगाए जाते हैं तो बताइए उनके पास क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। आंसर है, करंट कैसा रहता है, सेम। पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर होती है, किससे, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इतनी बात आ गई आपको समझ में, क्लियर है। कोई भी चीज़ ऐसी तो नहीं है जो रट ली हो आपने। करंट सेम क्यों रहता है ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब जगह सेम थे। ये पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट क्यों होता है ये बात भी क्लियर होनी चाहिए कि पोटेंशियल क्या है, एनर्जी। जब यहाँ पर पहुँचे 100 जूल लेकर, अब इसके बाद जब ये रास्ता पार करेंगे तो एनर्जी में कुछ कमी आएगी। ठीक है, तो अगले वाले के लिए उतनी एनर्जी नहीं रही होगी, तो पोटेंशियल हमेशा डिफरेंट रहेगा। बात आ गई समझ में, ठीक। अब इसके बाद आप एक टाइप का और पढ़ लो, वो है कौन सा वाला, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ओके, देखिए ध्यान दीजिए, ये मैं एक रजिस्टर बना रहा हूं, ठीक है, ये मैंने एक बना दिया, इसका एंड यहां हो गया। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, नेक्स्ट वाला जो बना रहा हूं ना, वो जहां एंड हुआ है वहां से नहीं बना रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, एक और रजिस्टर लगाने वाला हूं, बट 2 पॉइंट के बीच में लगाने वाला हूं। ये वाला जो रजिस्टर है किस किस के बीच में लगा हुआ है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। अब मैं एक और लगाने वाला हूं, देखना, ए और बी के बीच में ही लगाऊंगा। एक और लगा दिया, मैं एक और लगाने वाला हूं और ए और बी के बीच में ही लगाऊंगा। तो ये जो तीनों रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये तीनों कहां लगे हुए हैं, बिटवीन द 2 पॉइंट। ठीक है, तो जब भी बहुत सारे रजिस्टर या रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर में बिटवीन द 2 पॉइंट कनेक्ट कर दिए जाते हैं, तो वो जो कॉम्बिनेशन होता है उनका, वो क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो आप क्या कहोगे, ये सब कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल लगे हुए हैं। ये बात आ रही है आपको समझ में। मैंने माना कि ये वाला रेजिस्टेंस है कुछ R1, ये है कुछ R2 और ये कुछ R3। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो 2 पॉइंट हैं इनको कनेक्ट कर रहा हूं एक बैटरी से। ठीक है, अब देखो बच्चों ध्यान से, यहां पर आपने V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। ठीक है, यहां पर कुछ करंट बनने लग गया होगा I। जब मैं कहता हूं करंट बनने लग गया होगा, इस बात का मतलब ये है कि जैसे ही आपने कनेक्ट किया होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया होगा, वैसे ही इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में क्या करने लग गए होंगे, मूव करने लग गए होंगे। ठीक है, अब फिर से हम ये समझ लेते हैं कि पैरेलल के केस में क्या होने वाला है। तो मैं ये कह रहा हूं पैरेलल के केस में करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी इसमें कुछ आएगा I1, इसमें आएगा I2, इसमें आएगा I3। और मैं साथ में ये भी कह रहा हूं कि जो V की वैल्यू है वो इनमें से किसी में भी चेंज नहीं होगी, V इन सब में सेम रहेगा। ठीक है, क्यों, तो आंसर है कि देखो सर, यहां से इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट किए होंगे,
कितने, मान लो 100 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुंचे होंगे तो अब वो 100 इलेक्ट्रॉन सोच रहे होंगे कि हमारे सामने 3 रास्ते हैं, सबके मन, जिसका जहां मन आएगा वहां जाएगा। तो मान लो उन 100 में से 30 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, ठीक है। तो यहां पर अगर मान लो 100 एम्पियर करंट बन रहा था, 100 इलेक्ट्रॉन पास कर रहे थे, तो कितना बन रहा होगा, 100 एम्पियर। अब लेकिन यहां पर पहुंचने के बाद अगर 30 इलेक्ट्रॉन ही इधर गए हैं तो बताओ यहां पर कितना करंट पहुंचा होगा, 30 एम्पियर। उन 100 में से 50 इलेक्ट्रॉनों का मन आया, नहीं भाई हम तो सीधे चलेंगे, तो यहां पर कितना करंट बना होगा, 50 एम्पियर। और मान लो कुछ इधर चले गए होंगे, 20 इलेक्ट्रॉन मान लो इधर चले गए, तो यहां पर बना होगा 20 एम्पियर। तो क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सारी ब्रांच में अलग अलग जा रहे हैं, इसलिए करंट की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट, करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा इस केस में। क्लियर हुई ये वाली बात। पहले क्यों नहीं हो रहा था सर, क्योंकि वो उनके पास रास्ता ही नहीं था। 100 इधर से ये पार करेंगे, यहाँ आए, अभी भी कितने हैं 100, फिर पार कर रहे हैं, अभी भी कितने हैं। लेकिन जब यहाँ आए तो उनके पास चॉइस है, जब यहाँ पर आकर खड़े हुए इस जंक्शन पर, तो उनमें से कुछ इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे। अगर कोई बच्चा कहेगा नहीं सर कोई कहीं गया ही नहीं, सीधे चले गए, तो ठीक है, यहाँ तो करंट की वैल्यू रहेगी 100 एम्पियर, इससे क्या फर्क पड़ा। लेकिन अगर उसमें से 10 भी इधर चले गए, तो इधर 10 है, इधर 90 और इधर 0 है, तब भी तीनों में करंट की वैल्यू कैसी है, डिफरेंट। ये समझ आया आपको, ठीक। अब बात करते हैं दूसरी की, सर V कैसे सेम रहेगा। अब सुनना ध्यान से, यहां से इलेक्ट्रॉन चले 100, मान लो 100 वोल्ट की बैटरी लगाई, सबको 100 जूल एनर्जी है, सबकी जेब में कितनी एनर्जी है, 100 जूल। यहां पहुंचे, ठीक है। इधर 30 जो इलेक्ट्रॉन गए थे, वो उनकी जेब में अभी कितनी एनर्जी है इस रास्ते को पार करने के लिए। भाई मैंने इसमें भी तो यही बोला था कि ये सारे इलेक्ट्रॉन 100 जूल एनर्जी अपनी पॉकेट में रखते हैं और सारे के सारे 100 जूल से यहाँ पर मूव करते हैं, फिर कुछ थक जाते हैं, एनर्जी कुछ कम हो जाती है। तो मैं यहाँ पर भी तो यही कह रहा हूँ कि यहाँ पर जब ये गए होंगे, इस रास्ते के सामने पहुंचे होंगे, तो कितनी जूल एनर्जी है, 100, यहाँ पर 100, और बाकी के 20 इधर गए, उनकी जेब में भी कितनी है। अब सब 100 को से 100 जूल से एनर्जी से ये करेंगे, है ना, तो उनके पास एनर्जी उनकी सेम खर्च हुई, पोटेंशियल कैसा रहा, सेम। बात आ गई समझ में। तो हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे। जैसे मान लो आप सब लोग हो, ठीक है, आप मान लो जाते हो मूवी देखने के लिए, और आपने कहा कि सर मूवी का पे आपको करना है। मैंने कहा ठीक है, उसके लिए सब बच्चों को मुझे 100 रुपीज़ पे करने हैं, ठीक है, कर दिया। सबकी जेब में अब कितने कितने रुपए हैं, 100 रुपए की टिकट आएगी। अगर आप मूवी देखोगे तो 100 रुपए खर्च हो जाएंगे। क्लियर बात यहाँ तक, ठीक। अब ये जरूरी नहीं था कि सारे बच्चे एक ही थिएटर में गए, ठीक है। मेरे पास सपोज करो 10 बच्चों में से 5 किसी में गए, 3 किसी में गए, 2 किसी में गए, या मान लो एक ही थिएटर में अलग अलग ऑडी होती हैं, ऑडी 1 ऑडी 2 ऐसे होती हैं ना, तो कुछ ऑडी 1 में बैठे, कुछ ऑडी 2 में, कुछ ऑडी 3 में, लेकिन सबने मूवी कैसी देखी, सेम। सबकी जेब में कितने रुपए थे, 100। तो अब जब घुसेंगे तो वो 100 रुपए ही तो देंगे सब, तो कैसी हुई एनर्जी सबके पास, सेम। बात आ रही समझ में, है ना। ओके, तो ये वोल्टेज वाली बात हो गई। तो अगर मैं यहाँ पर इसको लिखूं तो कैसे लिखूंगा, तो आंसर है ओम्स लॉ को ही फॉलो कर लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कहता है V इक्वल होता है किसके, IR के। V यहाँ पर जो भी वोल्टेज आपने अप्लाई किया, करंट जो यहाँ फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस, इन सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसको मैं RP से डिनोट कर रहा हूँ, जिससे कि बच्चे इसको रेजिस्टेंस इन पैरेलल पढ़ पाएं, ठीक है। उससे पहले मैंने RS लिखा, जिससे कि बच्चे उसे रेजिस्टेंस इन सीरीज, लेकिन दोनों के नाम एक्चुअल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही हैं, ठीक है। ओके, अब यहां से अगर हम देखें तो I किसके इक्वल होता होगा, बोलो। ये R नीचे आ जाता होगा, तो I किसके इक्वल होगा, V/R, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि यहां से जो करंट चला था वही करंट इन सब में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है,
तो ये जो I है वो इन तीनों के किसके इक्वल होगा, सम के। तो यहाँ पर जो I है वो इक्वल होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, ये तो आसान है। I1 कितना होगा, तो आंसर है सर अगर देखो V अपॉन R है, अगर I V अपॉन R है तो I1 किसके इक्वल होगा, V अपॉन R1 के। I2 किसके इक्वल होगा, V अपॉन, सिमिलरली I3 V अपॉन, यहाँ वोल्टेज V है और रेजिस्टेंस R3 है, तो I3 V अपॉन R3 के इक्वल होगा। अब इन सब में से V कॉमन है, क्या बच जाएगा, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। ठीक है, अब आपको पता है क्या करना है, V से V कैंसिल कर देना है, तो फाइनली जो हमारा रिलेशन बनेगा वो 1 अपॉन R इक्वल रहा होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये मैंने 3 रजिस्टर बनाए थे इसलिए यहाँ पर 3 का सम है। अगर कोई बच्चा 4 बना देगा तो प्लस में 1 अपॉन R4 आ जाता, 100 बना देता तो वो प्लस 1 अपॉन 100 तक जाता। तो n रजिस्टर के लिए n तक चलेंगी बातें। क्लियर हो गई बात? ठीक। क्या इस कॉम्बिनेशन की कुछ खास बातें हैं? तो आंसर है यस। नंबर 1 बात तो ये है कि करंट सेम नहीं रहता, करंट क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट। दूसरी खास बात ये है कि जो पोटेंशियल है डिफरेंस है वो सब में कैसा रहता है, सेम। और तीसरी खास बात ये है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर आएगा वो हमेशा छोटा होगा, किससे, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। ठीक है, मतलब देखो इसमें क्या हो रहा था, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर था मैंने क्या कहा था, हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर। बट मैं ये कह रहा हूँ इसमें छोटा आएगा। कैसे, करके दिखाना। तो देखो जैसे मान लो आपके पास ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है। देखो ये जो आप पढ़ रहे हो ना, इस पर बेस्ड बहुत सारे के न्यूमेरिकल आते हैं, और वो न्यूमेरिकल में दिक्कत उसी बच्चे को आती है जो ये बात नहीं समझ पाता है कि ये तीनों रजिस्टर 2 पॉइंट के बीच में लगे हुए हैं। जो ये नहीं समझ पाता है, मतलब अगर इसी फिगर को एग्जाम में एग्जामिनर ऐसा बना कर दे देता है, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा उल्टा सीधा करके कुछ ऐसा घुमा के दे देता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये और ये दोनों एक ही चीज़ बनी हुई है, क्योंकि इसमें भी सारे रजिस्टर कहाँ लगे हुए हैं, 2 पॉइंट के बीच में, इसमें भी लगे हुए हैं। ये बात आ रही है आपको समझ में? ठीक है, तो पैरेलल ही रहेगा, वो कैसे भी घुमा घुमा के बना दे, कैसी भी डिजाइन बना दे, उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ये मान लो है 2 ओम, ये मान लो है 3 ओम, ये मान लो है 4 ओम। ठीक है, अब इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए कैसे निकालोगे। तो आंसर हमने फॉर्मूला पढ़ाया अभी 1 अपॉन R किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 एंड 1 अपॉन R3। ठीक है, 1 अपॉन R1 2, R2 3, R3 4। ठीक है, इन तीनों का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, मैंने ये ठीक लिखा, 12 आएगा ना। 6 3 4 जा 4 3 जा। ठीक है, इन सबके इक्वल में ध्यान रखना 1 अपॉन RP चल रहा है, इन सबको ऐड कराइए, कितना आया 13 अपॉन 12। अब मुझे 1 अपॉन RP की वैल्यू तो चाहिए नहीं, मुझे तो RP चाहिए। तो RP के लिए मैं क्या करूँगा, इसका रेसिप्रोकल करूँगा, इसका उल्टा करूँगा। तो यहाँ पर आ गया RP, तो अगर इधर करोगे तो इधर भी करना पड़ेगा, इसको भी उल्टा कर रहा हूँ, क्या आएगा 12 अपॉन। अब ये वाला जो आंसर है ये आपको पता है कि 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब जो भी आया, आगे मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ अभी फिलहाल, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 से छोटा आएगा आंसर। फिर अगर मान लो कुछ भी लिखा हो, मैं तो कह रहा हूँ 0.8 लिखा है, 0.7 कुछ भी लिखा हो, वो आंसर किससे छोटा आया, 1 से छोटा आया, तो ये आंसर 1 से छोटा है। और जबकि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आप देखो सबके सब 1 से बड़े हैं। मैं कह रहा हूँ इनमें कोई 1 भी होता
तब भी तो ये आंसर क्या है, उससे छोटा है, तब भी कैसा है, छोटा है। तो इसका मतलब पैरेलल के केस में जो हमारे आंसर आएंगे वो सब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कैसा होगा, ऑलवेज छोटा होगा। ये बात आ रही है आपको समझ में? मिनिमम 2 रजिस्टर तो आपस में ज्वाइन कर रखे हो आपने, अब एक ही होगा अगर तो उसके इक्वल ही हो जाएगा, फिर उसमें पैरेलल सीरीज की बात भी नहीं करनी है ना। तो क्लियर हो गई ये बात सबको कि हमेशा छोटा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is always smaller than individual resistance. ये वो कॉन्सेप्ट है जिस पर बेस्ड आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बना दिया जाता है। जैसे कैसे बनाएगा, तो आंसर है वो कह देगा कि कुछ रजिस्टर हैं, जैसे एग्जांपल के लिए 2 ओम, 3 ओम, 12 ओम, ठीक है, और ये पैरेलल में लगे हुए हैं। कैसे हैं, पैरेलल में। तो बताइए, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन लिख कर दे रहा हूँ, इनमें से कौन सा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। आंसर हैं 0.7, 0.6, 3 एंड 0.28। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर है ये। क्यों? क्योंकि पैरेलल के केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कैसा होना चाहिए, छोटा। तो ये देखो 2 से बड़ा है ना, तो ये आंसर नहीं हो सकता। क्लियर हो गई बात आपको? इस तरह से बनाया जाता है। मान लो अगर वो यही क्वेश्चन दे देता कि ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, तो बताइए इनमें से कौन इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक आंसर हो सकता है। वो ये नहीं कह रहा है एग्जैक्ट हो सकता है, इनमें से एक आंसर हो सकता है, ठीक है। तो वो मान लो आपको दे दे 2 ओम, 3 ओम, 12 ओम या 16 ओम। ये बात आ गई समझ में? तो इनमें से कोई भी इनके इक्वल नहीं होगा, हमेशा जो इन सबसे बड़ा होगा वो इनका एक आंसर हो सकता है। मैंने ऐसे ही रैंडम लिख दिया है। बात आ गई समझ में? तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इन कॉन्सेप्ट पर बनाए जाते हैं। क्लियर है बात? अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखूंगा इन्हीं पर बेस्ड, ठीक है, और आप उनको सॉल्व करेंगे। What is the equivalent resistance of the given circuit? ये मान लो कोई पॉइंट है ए, ये है कोई पॉइंट बी, ठीक है। हमारे जो रेजिस्टेंस हैं वो इन 2 पॉइंट के बीच में कनेक्टेड हैं सारे, ठीक है। अब यहाँ से देखो, जब आप यहाँ पर जाओगे तो ये वाले रास्ते को पार करने के बाद ये वाला रास्ता आया, रास्ते में और कोई ऑप्शन है क्या कहीं जाने का? नहीं। तो ये दोनों रजिस्टर कैसे लगे हुए हैं? कैसे हैं? सीरीज में, है ना। तो पहले इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालता हूँ। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा कितना? R1 प्लस R2 यानी कि 2 प्लस 3 यानी, क्लियर बात? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद इसका मतलब ये वाला जो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है। इन दोनों को यहाँ से हटा दे रहा हूँ, कहाँ ले गए? तो आंसर है इनके जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आया है, ठीक है। अब ये वाले दोनों कैसे हैं? पैरेलल। कैसे हैं?
पैरेलल में है ना, क्यों? क्योंकि सर देखो यहाँ से रास्ता ये अलग है और ये वाला रास्ता अलग है, तो ये दोनों पैरेलल में है, इसका मतलब। तो अब ये पैरेलल में है तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाता हूँ, 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, 1/R1 कितना है 5, R2 कितना है 10। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 10, 5 2 जा 1 जा। ठीक है, सॉल्व करो, 1/RP कितना आएगा 3 रेसिप्रोकल कराओ बोथ साइड, RP इक्वल्स टू कितना, ये इसका आंसर बनेगा। करेक्ट, आसान है ये तो। नेक्स्ट आगे बढ़े। What is the equivalent rate? इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं, क्या आएगा बोलो? 1 + 1 कितना? जब मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाता है तो मैं उसको वहां से हटा देता हूं। मैं ये मान के चलता हूं कि यहां पर लगा हुआ है सिर्फ कितना इक्विवेलेंट। ठीक है, अब इन तीनों का निकाल रहा हूं। ये तीनों भी कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में। कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 3 ओम आ जाएगा इसका। अब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 3 ओम। ओके, अब ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल में लगे हुए हैं, तो 1/RP कितना आएगा 1/2 प्लस 1/, एलसीएम ले लो, कितना आएगा 3 + 2 5/, ठीक है, रेसिप्रोकल करा दो, इतना ओम आंसर आ जाएगा। समझ आ रही है बात? What is the equivalent रेजिस्टेंस? देखो ये दोनों जो रेजिस्टेंस हैं ये कैसे हैं बताओ आप? पैरेलल है। अगर ये पैरेलल हैं तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? ऐसे ऐसे निकालोगे, इसको सॉल्व करोगे, कितना आ जाएगा 2/, यही आएगा एलसीएम लेके, रेसिप्रोकल कराओगे तब भी आंसर यही रहेगा, कितना आएगा? ठीक है, ये रेजिस्टेंस आ गया इनका इक्विवेलेंट। तो बेसिकली अब हमारा जो नया डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये तो 2m ये लिखा हुआ है, इन दोनों का इक्विवेलेंट आ चुका है कितना? अब ये दोनों कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको? सीरीज में। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा? R1 + R2 2 + 1। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।